कांग्रेस पार्टी से सांसद हैं वो सहारनपुर से, उन्होंने एक बयान दिया कि सम्मान नहीं दे रहे हैं आप लोग। तो जहां जो भाजपा को हराएगा हम उसके साथ। इमरान मसूद आत्मघाती हैं, ये मान के चला जाए कांग्रेस के लिए। अपने बल पर यहाँ ग्राम प्रधानी का चुनाव नहीं जीता। जो बीत गया उसको पोस्टमार्टम करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन ऐसे लोग धर्म और संत महात्माओं के नाम पर कलंक है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अयोध्या पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसे ट्रोल आर्मियों को, गालीबाजों को संरक्षण देती है। हमारे प्रधानमंत्री जी को बुलाए नहीं, आपने तो एक तरफा मोहब्बत में सब कुछ लुटा दिया। चर्चा ही नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं, लायक नहीं है। लायक होते तो करता। तो ये दुकान आज जो कैबिनेट हुई है दुकानदारी थी, तो 27 में गठबंधन रहेगा ये माना जाए। नमस्कार, मैं हूं सीमाब नकवी और आप देख रहे हैं भारत समाचार। आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान के तौर पर मौजूद हैं मऊ से लोकसभा सांसद राजीव राय जी। अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और महासचिव भी हैं। उनसे हम बात करते हैं तमाम मुद्दों को लेकर जिस पर आजकल जो है वो खूब जोरों की चर्चा चल रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार। सर, कल जो है वो जेपीसी की यहाँ मीटिंग थी। इमरान मसूद जो कि आपके सहयोगी दल हैं, कांग्रेस पार्टी से सांसद हैं वो सहारनपुर से, उन्होंने एक बयान दिया कि सम्मान नहीं दे रहे हैं आप लोग कांग्रेस को। कहा कि सम्मान नहीं दे रहे हैं, सम्मान 27 में देंगे तो रहेंगे साथ में और नहीं देंगे तो नहीं रहेंगे। 80 और 17 का फार्मूला थोड़े ना चलेगा बार बार। देखा, आप ही के सवाल के जवाब में बोल रहे थे। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा उनकी तरह, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अगर सम्मान नहीं मिला होता तो आज वो सांसद नहीं होते, और सम्मान समाजवादी पार्टी नहीं दी होती तो कांग्रेस इस हैसियत में भी नहीं होती, किस तरह की बात बोलती। और जहाँ तक सीटों का फार्मूला है, गठबंधन की बात है, वो राजीव राय और सांसद जी नहीं तय करेंगे, राष्ट्र नीति तो तय करता है। हम लोग को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। अगर हमें सलाह भी देनी है तो हम अपने राष्ट्र नीतित्व को दें कि जो बार बार आकर मीडिया में बोलने की बीमारी है कांग्रेस के कुछ साथियों को, ये आत्मघाती दस्ते के रूप में काम करते हैं। तो इमरान मसूद आत्मघाती हैं ये मान के चला जाए कांग्रेस के लिए। नहीं, मैं उनकी व्यक्तिगत खाली नहीं कहूँगा, कोई भी, चाहे राजीव राय भी हो, अगर गठबंधन के बारे में ऐसी कोई बात बोलते हैं जिससे उस सेंटिमेंट को हर्ट करता है। समाजवादी पार्टी ने तो राष्ट्राध्यक्ष जी ने कई बार कह दिया, मेन इंडिया गठबंधन का क्या मकसद है? भाजपा को हराना। तो जहां जो भाजपा को हराएगा हम उसके साथ हैं। यहाँ आप को हमने सहयोग समर्थन दिया क्योंकि भाजपा को हराना चाहते थे। वहाँ आम आदमी पार्टी मजबूत है तो उसको कर रहे हैं। आप हमको नहीं देते, हम तो नहीं बोलते। आप हर जगह हमारी हैसियत ही देखते रहते हैं। तो आपको याद होगा मध्य प्रदेश में, फिर याद होगा हरियाणा में, और अब दिल्ली में संदीप दीक्षित जी बोल रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को ऐसे लोगों पर लगाम लगानी चाहिए। ये लोग हैं ना, और मैंने सुना बयान आदरणीय संदीप दीक्षित जी का, जो उत्तर प्रदेश की धमकी दे रहे थे, अपने बल पर यहाँ ग्राम प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। माँ तो उनकी मुख्यमंत्री रही हो, ग्राम प्रधान भी न बन पाएंगे। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में वो बात कर रहे थे, और जिस तरह की भाषा राष्ट्राध्यक्ष के बारे में कह रहे थे, अगर हम उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के बारे में बोलने लगे तो वो हमें याद दिला रहे थे 24 के लोकसभा इलेक्शन में क्या कर रहे थे। वो कहाँ उनकी अंतरात्मा दब गई थी कि गिरवी रख गई थी? उस समय उनकी अंतरात्मा नहीं जगी थी। ये लोग अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए बड़ी बड़ी बातें ऐसे बोल देते हैं कि जिससे गठबंधन को धक्का लगे, जिससे भाजपा को फायदा हो। भाजपा को फायदा पहुंचाए किसी के भी बयान से, चाहे राजीव राय का हो, किसी और का हो, उससे लोगों को बचना चाहिए। राजीव राय जो कह रहे हैं सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन ये अंदर खाने कांग्रेस में बात ज़रूर चलती है कि जैसे अभी उपचुनाव हुए, आप लोग महज 3 सीटें दे रहे थे, वो भी कौन सी सीटें दे रहे थे? गाजियाबाद ले लीजिए साहब, और दूसरी सीटें ले लीजिए जहाँ पे मतलब बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है, वहाँ आप थमा रहे हैं, और जहाँ पे जो जीतने वाली सीट है वहाँ पे खुद लड़ेंगे। तो ये जो है मीठा मीठा कब कड़वा कड़वा थूक। जो बीत गया उसको पोस्टमार्टम करने से कोई फायदा नहीं है। हमने तो जितनी सीटें उनको दी है, 100 से ज्यादा सीटें दी है। कितने आए? वो जितने भी उपचुनाव में सीटें उतने तो विधायक नहीं है उनके। लेकिन वो बात कही, कांग्रेस के साथियों ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से मैच्योरिटी दिखाया कांग्रेस का, वैसे इन लोगों को नीचे को भी दिखाना चाहिए ना। मुझे अगर कुछ बात कहनी है तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को जाकर बंद कमरे में उनसे टाइम लेकर बात करूंगा, मीडिया में आपसे बात करूंगा।
आपसे तो नहीं बोलूँगा, गठबंधन स्टूडियो में या गठबंधन चैनलों पर तो तय होते नहीं हैं। और जो राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है राष्ट्रीय नेतृत्व करे, हम कार्यकर्ता लोग हैं, जो ऊपर से आदेश होगा वो आदेश का पालन करना चाहिए। वैसे बयानों से फिर कह रहा हूँ कि बचना चाहिए, जो एक तो आपका डोमेन नहीं है, आप कोई होते नहीं है। मैंने तमाम कांग्रेसी नेताओं को सुना, उन्होंने डिसोन कर दिया। आप क्यों इस तरह बोल रहे हैं? या तो कांग्रेस ने आपको ऑथराइज किया है बोलने के लिए। दुख इस बात का होता है कि अगर हम समाजवादी लोग कुछ भी बोलें तो मैं जानता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फ़ोन आएगा कि इससे बचो, लेकिन वहाँ लोग बोलते रहते हैं और फिर अगर कार्रवाई नहीं होती तो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा ली जाती है। तो 27 में गठबंधन रहेगा, ये माना जाए? रहेगा। अभी तो इंडिया गठबंधन है, हम लोग तो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन बना रहे कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ हम चाहते हैं, हम तो बिल्कुल चाहते हैं इंडिया गठबंधन बना रहे। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन जो बना, जिसकी जो सोच थी, जो उसका कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट पर हम आज भी कायम है। अब वो जो लोग बोल रहे हैं वो बता दें कि उनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने बोल दिया कि गठबंधन नहीं रहेगा तो उसकी जिम्मेदारी ले। हैं तो बड़े कॉन्फिडेंट, लेकिन कह रहे हैं कि मतलब बातचीत से तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे इशारा ऊपर से ही है। वो उनके सारे, अभी मैं जिन महापुरुषों का नाम लिया, कांग्रेस के जिन महापुरुषों का नाम लिया, सब कॉन्फिडेंट होकर के साथ बोल रहे हैं। बस जनता का कॉन्फिडेंस उसमें नहीं रहा इससे बयानों के बाद। नहीं तो मध्य प्रदेश में भी सरकार होती, हरियाणा में भी उनकी सरकार होती, और वही काम भी दिल्ली में लोग कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। नेताजी मुलायम सिंह यादव की तस्वीर कुंभ में लगाई गई और कुंभ चल भी रहा है अभी। अखिलेश जी ने ट्वीट किया कि एक जो भी वहाँ पे समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति वहाँ जाए कुंभ में स्नान करने तो नेताजी के दर्शन भी करे। उस पर राजीव दास का बड़ा गंदा ट्वीट आया था और बहुत घटिया बयान उन्होंने जो है वो दिया। इसकी निंदा तो हर आम आदमी भी कर रहा है। जो जिस तरह के बयान आ रहे हैं ये कहाँ से प्रेरित हो रहे हैं? देखिए, ऐसे लोग जो हमारे धर्म में संत महात्माओं के लिए सम्मान है लोगों का, मैं भी हिंदू हूँ, मेरे मन में भी अपने संत महात्माओं के लिए सम्मान है, धर्म के नाम पर हम गर्व महसूस करते हैं। लेकिन ऐसे लोग धर्म और संत महात्माओं के नाम पर कलंक है, जिनकी ऐसी भाषा है। और आपको क्या लगता है कि उनकी इतनी हैसियत हो जाएगी बोल दें? और वहाँ पुलिस का कोई अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ। हमारा श्याम यादव नाम के एक लड़के को पुलिस उठाकर जेल में भेज देती है। और अगर ये भाषा भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के बारे में कोई कार्यकर्ता बोला होता तो अभी है ना श्याम यादव जेल में। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप योगी भी हैं, आपसे अपेक्षा की जाती है कि योगियों के बारे में जो हमारे मन में और हमारे दिल में सम्मान है, उस सम्मान को बरकरार रखने के लिए ऐसे तत्वों पर जितनी घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये सड़क छाप होने लायक नहीं है। और अभी तक पुलिस ने इनके ऊपर कार्रवाई की नहीं कि इस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए। और फिर क्या करते हैं, एक ट्रोल आर्मी छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों से बुलवाते हैं सोशल मीडिया पर। देखिए, और अभद्र गालियां। उत्तर प्रदेश पुलिस, और मैं आपके चैनल में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अयोध्या पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसे ट्रोल आर्मियों को, गालीबाजों को संरक्षण देती है। हमारे ट्वीट पर, हमारे पोस्ट पर हमको गाली दी जाती है। मैं सांसद हूं, और कब कहां गाली दी जाती है? जहां अयोध्या पुलिस ने कमेंट किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान पर, उसके ऊपर गाली दी जाती है। मैंने लिखा भी है, उस पुलिस के लोग जो पुलिस की वर्दी में बैठे हुए हैं और अपराधियों को संरक्षण देते हैं। शर्म आनी चाहिए। ऐसे तत्वों को भी पुलिस बल में रहने का अधिकार नहीं है जो ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। और मुझे पता है कि इनकी हैसियत संरक्षण देने की नहीं है, अगर ऊपर से इशारा ना हो तो। हनुमानगढ़ी के महंत हैं सर, वो महंत के नाम पर कलंक है। मैं महंत के लिए सम्मान करता हूँ। मैं तो योगी जी से पूछना चाहता हूँ, आप भी महंत हैं, क्या आपके मुंह से ऐसी भाषा निकलेगी? क्या आपने आसपास ऐसे गाली गलौज देने वाले के? एक बार मैंने देखा स्टूडियो में माँ बहन की लाइव गाली दे रहे थे। मैं माननीय योगी जी से जानना चाहता हूँ कि माननीय योगी जी, आप हमारे प्रदेश के न सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री हैं बल्कि हिंदू धर्म में एक योगी भी हैं, बहुत सम्मानित मठ के महंत भी हैं। आप अपने दिल पे हाथ रखकर पूछिए कि जो भाषा का इस्तेमाल वो व्यक्त कर रहे हैं, इस भाषा से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय योगी जी अगर सहमति व्यक्त करते हो तो हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर सहमति नहीं है तो कार्रवाई होनी चाहिए। उनको उस गद्दी से भी हटाना चाहिए जिस गद्दी पर विराजमान होकर वो धर्म और संतों के नाम पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। जिन लोगों के मन में संत महात्माओं के लिए सम्मान है, उस सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। अब तो बहुत अच्छा मतलब होता है ना,
एक ही मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो ऐसे लोग ऐसा नहीं करेंगे। सारे संत ऐसे होते हैं, सारे संत बहुत ही पूजनीय होते हैं। हम तो शंकराचार्य के शिष्य, हम तो दीक्षा भी उनसे लिए हैं और मैं धार्मिक प्रवृत्ति का भी हूँ। इसलिए मेरे मन को और भी ठेस पहुंची कि हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे कि महंत ऐसे ही होते हैं। क्या हम अपने बच्चों को बताएंगे? अगर हम बच्चों को सिखाते हैं तो बताते हैं ना कि योगी का सम्मान करना चाहिए, महंत का सम्मान करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। ऐसे महंतों के बारे में बात करेंगे। पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? FIR दर्ज क्यों नहीं हुआ? किसके संरक्षण से हो रहा है? ये जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। तो FIR की मांग करते हैं आप सरकार से? बिल्कुल करते हैं। मैं तो ये बोल रहा हूँ, जो हमारे नौजवान साथियों को जेल में बंद कर दिया जा रहा है, छोटे छोटे बेचारे इमेच्योर हैं, वो तो अपने को महंत और योगी और महात्मा भी नहीं कहते हैं, बेचारे इमेच्योर हैं, उनसे गलतियां हो जाती होगी। मैं देखिए एक बात और स्पष्ट कर दूं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, मैं राजनीति में भाषा के मर्यादा को कायम रखने के लिए, विरोध का भी एक तरीका होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का या माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर मैं विरोध करूं तो मेरी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि मेरा विरोध का भाषा मर्यादा के दायरे में रहे। कोई भी बोले, ऐसा नहीं कि हमारे लोग बोले या उनके लोग बोले, लेकिन कार्रवाई आप देख कर करें, पार्टी देख कर करेंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने बीमारी बनाया है, ये इनके लिए भस्मासुर बनेंगे। जो गालीबाजों की फौज खड़ा कर रहे हैं, जो हमारे संस्कृति को तबाह कर रहे हैं, जो हमारे सभ्य समाज में शुचिता की भाषा को तबाह कर रहे हैं, ऐसे लोग इनके लिए भी घातक साबित होंगे और समाज के लिए भी घातक साबित होंगे। कल JPC की बैठक हुई थी लखनऊ में, आपको पता होगा, आप तो सांसद हैं, तो उसमें जो सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट लगाई गई वो बड़ी मतलब चौंकाने वाली रिपोर्ट थी। उसमें सरकार की तरफ से कह दिया गया कि साहब यहाँ तो वक्फ की संपत्तियां नहीं हैं। ये भी क्या कोई पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है या सच में जो है वो? आपको क्या लगता है, जिस सरकार को जवाब देना चाहिए बेरोजगारी पर, महंगाई पर, अपराध पर, रुपए की घटती कीमत पर, पेट्रोल के बढ़ते दामों पर, किसानों को न मिलते हुए MSP पर, वो सरकार लगातार इस तरह के मुद्दों को उखाड़ रही है और चंद अधिकारियों को आगे करके ध्यान भटकाने का काम कर रही है। इनको भी पता है कि इनके सहयोगी दल भी इनके साथ नहीं है, जिनके दबाव में इनको पोस्टपोन करना पड़ा। TDP के कहने पे, JDU के कहने पे इनको पता है कि इसका परिणाम कुछ निकलने वाला नहीं है, लेकिन इस तरह के मुद्दे उछालते रहेंगे कि लोगों में भ्रम बना रहे। प्रधानमंत्री जी उनकी बातों को तो आपके लाइब्रेरी में होगा ना, रुपए की गिरती हुई कीमत पर न जाने कितने कमेंट किए थे। रुपए का कीमत ही नहीं गिर रहा है, देश का स्वाभिमान भी गिर रहा है। कभी माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उम्र के साथ तुलना करना, कभी कोई बोल रहा है? कोई बोल रहा है? हमारा पासपोर्ट रैंकिंग 85वें स्थान पर है। यही टंका बच रहा है। अभी अब की बार ट्रंप सरकार क्या हो गया वहां पे? बदले तो चुन चुन कर ले रहा है कि पहले हमारे प्रधानमंत्री जी को बुलाए नहीं, शपथ ग्रहण गए नहीं होंगे। अब बुलाए नहीं, इन्विटेशन नहीं आया, तो और अभी 18,000 भारतीयों को वापस करने की भी तैयारी हो गई। सर ये कह रहे थे कि वो और लोगों को तो बुलाया यहाँ से, आप लोग तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी को? नहीं, हम तो नहीं। आप बताइए, आप मुकेश अंबानी गए यहाँ से और जयशंकर प्रसाद। हम प्रधानमंत्री जी हमारे भी प्रधानमंत्री जी जी। अगर हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान होता है तो हिंदुस्तान के हर नागरिक का सम्मान होता है। कोई दुनिया का कोई और भी प्रधानमंत्री जाकर नारा लगाया था कि अब की बार ट्रंप सरकार, कोई और भी प्रधानमंत्री? आपने तो एक तरफा मोहब्बत में सब कुछ लुटा दिया, और क्या सिला मिल रहा है? नहीं, बुलाया नहीं गया क्या? सच सच कह रहे हैं? तो आपको भी पता है कि नहीं बुलाया गया, ये तो आपको भी पता है नहीं बुलाया गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से आप सांसद हैं और उत्तर प्रदेश में एक अजीबोगरीब एक आदेश जारी हुआ बिजली विभाग की तरफ से कि दिन में रात की कीमत, दिन की कीमत और रहेगी बिजली की, और रात की कीमत और रहेगी। बिजली के दाम भी बढ़ने जा रहे हैं, दिन की और रात की कीमतों दोनों में अंतर रहेगा। अब एक सा मीटर नहीं चलेगा, रात में कुछ ज़्यादा चलेगा, दिन में कुछ कम चलेगा। इस तरह से कुछ सेट हो रहा है मामला। अगर इतना पे सीमित रहता तो और बात थी। जो अवैध वसूली हो रही है, खाली बिजली विभाग की आप बात क्यों कर रहे हैं? आप PWD पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी जब शपथ लिए थे तो पहला वादा क्या था? 100 दिन में गड्ढा मुक्त। गड्ढे हो गए मुक्त। आइए ना हमारे यहाँ चलिए, हमारे यहाँ चलिए। भ्रष्टाचार का, गड्ढे मुक्त का तो हालत ये है कि जिस
जहाँ मेरा घर है, मैं सांसद हूँ वहाँ का, आप गए हैं उस घर में, जब चुनाव से पहले भी गए थे, चुनाव के बाद भी गए। जब चुनाव हो रहा था तो घर, मेरे घर के सामने का उस गली का गड्ढे को भरा गया, बना दिया गया, नया रोड बन गया। चुनाव के 3 महीने के अंदर टूट गया। दिशा की बैठक में मैंने आवाज़ उठाई, फिर बन गया। चुनाव बीते 6 महीने हुए, फिर टूट गया। ये गड्ढे को तब लोग बोलते हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि गड्ढे को भर देंगे। ये गड्ढे को कितनी बार भरेंगे, भर के कितनी बार उसको गड्ढा करेंगे, ये तो नहीं बोला था उन्होंने। तो चाहे बिजली विभाग हो, चाहे PWD हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे थाना हो, तहसील हो, भ्रष्टाचार और लूट खसोट जारी है। इसीलिए ये कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी वक्फ के नाम पर इस तरह के मुद्दे उछाले जा रहे हैं। निगाहें कहीं है, निशाना कहीं है। चलिए ठीक है, कुछ अतीत की बात कर लेते हैं, ये तो करंट मुद्दे थे। अखिलेश जी से आपकी मुलाकात पहली बार कब हुई? आप से कुछ बात कर। 10 को पहले है, 10 को पहले की यादें हैं, बहुत सारी यादें तो इतनी है कि किताबें कम पड़ जाएगी जी, जो हमने दिन साथ में किए हैं। अब उन व्यक्तिगत मुलाकातों को, बातों को मुझे नहीं लगता है कि सार्वजनिक मंच पर कह करके मैं इतना क्लोज हूँ। कुछ तो पहली तो मुलाकात ही बहुत शानदार, ग्रुप ही एक था। उनके दोस्तों का, हमारे दोस्तों का एक ग्रुप था। अच्छा, हमारी मुलाकात हुई। फिर 2005 में बंगरापा साहब के नेतृत्व में, मैं तो बेंगलोर पढ़ के वहीं सेटल हो गया था। बंगरापा साहब के नेतृत्व में जब समाजवादी पार्टी को फिर से वहाँ जिंदा किया गया, तब मुझे एक सूत्रधार के तौर पर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ही रखा था वहाँ, और तब से लगातार में रहा। फिर 2011-12 का चुनाव आया, तो आज हमारे गुरु की स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी की पुण्यतिथि है, और आज ही का दिन है 2010 में, जब मुझे उनके पुण्यतिथि पर ही, प्रथम पुण्यतिथि पर उन्होंने मुझे राष्ट्रीय सचिव कर्नाटक का प्रभारी नियुक्त किया। फिर 2012 का चुनाव आया, मीडिया का मुझे जिम्मेदारी दिया, और तब से जारी है। मुझे लगता है कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक, क्योंकि जब हम उनसे जुड़े थे तो किसी उम्मीद में नहीं जुड़े थे। ठीक है, वो जिम्मेदारी देते गए, मैं निभाता गया। कभी मौके मिले, कभी मौके नहीं मिले। लाख मेरे ऊपर जुल्म सितम हुए सरकारी दल द्वारा, जिसके गवाह आप लोग भी हैं, और आज भी जारी है। न तो टूटा, न तो झुका, न तो बिका। इसलिए ये जो रिश्ता बना उस समय आखिरी सांस तक रहेगा। अच्छा, सांसद बनने से पहले का कैसा जीवन रहा आपका, और सांसद बनने के बाद क्या कोई बदलाव आया आपके जीवन में? मैं तो वैसे ही था, वैसे हूँ, वैसे रहूँगा। ये जरूर है कि सांसद बनने, मैं बेबाकी से कहूँ, सांसद बनने से पहले मुझे लगता था कि, और मैं कहता था कि मैं किसी पद पर नहीं हूँ तब भी इतना कर रहा हूँ। सांसद घोषी के मालिकों ने इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत के साथ बनाया, पहले चुनाव से लेकर आज तक इतने बड़ी मार्जिन के साथ कोई नहीं जीता था वहाँ। एक साथ कई रिकॉर्ड टूट गए। पूर्वांचल की सबसे बड़ी जीत, 5 विधानसभा में जीत, हाईएस्ट मार्जिन की जीत। तो जितनी बड़ी जीत उतनी बड़ी जिम्मेदारी। अब मुझे लगता है कि उनका हक है, जितना चाहे उतना मुझसे कर ले। पहले मुझे लगता था कि उनका हक नहीं है, मैं भाई और बेटा बनकर सेवा कर रहा हूँ। आजीवन सांसद नहीं, भाई और बेटा बनकर ही सेवा करते रहना चाहता हूँ। मऊ के लोगों को संदेश ये दे रहे हैं आप? मऊ के लोगों नहीं, मऊ के मालिकों। मालिक है वो नेता जो अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को सांसद, विधायक, मंत्री बनने के बाद छोटा समझने लगता है, उससे बड़ा छोटा कोई हो नहीं सकता। क्योंकि अगर कार्यकर्ता छोटा होगा तो आप बड़ा नेता कभी नहीं बन सकते। नेशनल स्पोक पर्सन थे आप, उस वक्त तमाम बातें जो है वो चलती थीं, तमाम चीज़ें। टिकट का जब बंटवारा शुरू हुआ लोकसभा चुनाव में, तो बड़ी घैमस मची आपकी लोकसभा सीट में, तमाम दावेदार रहे। क्या रहा किस्सा, कुछ सुनाएंगे? कोई ऐसी सीट नहीं थी जिस पे तमाम दावेदार न हो। तो हमारे नेता की, हमारी पार्टी की इतनी लोकप्रियता थी कि हर जगह से आए। लेकिन मुझे विश्वास था, ये जरूर था कि 1-2 बार ऐसे हो चुका था, जैसे 19 में हमारी सीट गठबंधन में चली गई थी, और 10 साल का अंतराल हो चुका था। तो मन में तो था ही कि मौका मिले। राष्ट्रीय नेतृत्व पर भरोसा भी था, लेकिन कुछ तत्व उसी में लगे हुए थे कि कैसे भ्रमित करके लेकिन हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी तो राष्ट्राध्यक्ष जी हैं, उनको इन्फॉर्मेशन रहती है, उनको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन रहती है। तमाम लोग उनके पास गए होंगे। और राजनीति में मैं बुरा भी नहीं मानता हूँ, हर आदमी, बस इतना बुरा लगता है कि जो पार्टी को लायल, अपने को लायल कहता है,
पार्टी हित के विरुद्ध राष्ट्रीय नेतृत्व को कभी गलत सलाह नहीं देनी चाहिए। मेरे बारे में जो सलाह दी गई, और मैं तो वो हूँ कि जब हमें मौका नहीं मिला 19 के मैं कह दूं, और भी बहुत सारे मौके हैं, तब भी मैं जाकर सबसे पहले उन लोगों के साथ खड़ा हो गया जो जिसको पार्टी ने भेजा था। ओम प्रकाश राजभर के सामने आपका चुनाव था, इतनी बड़ी जीत मान के चल रहे थे? क्योंकि मैं तो आपको ही कहा था कि 5 लाख से 5.5 लाख तक वोट मिलेगा, 1.5 से 2 लाख तक मैं जीतूंगा, मार्जिन रहेगा। आप तो गवाह हैं। मैं तो शुरू से जानता था ये पैसे के बल पर, सत्ता के बल पर, मीडिया के एक खास वर्ग के बल पे एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा था, और इस हद तक प्रयास हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी की जब रैली लगी तो हर जगह उनके पार्टी के उम्मीदवार थे। बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, सलेमपुर, घोसी में गठबंधन था। प्रधानमंत्री की रैली भी मऊ में करवाया गया, याद है ना आपको? प्रधानमंत्री जी बलिया नहीं गए, गाजीपुर नहीं गए, सलेमपुर नहीं गए, आजमगढ़ नहीं गए, मऊ में आए। माननीय रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी के लोगों को तोड़कर ले जाया गया, जो स्वजातीय के नाम पर कि चलो ये भूमिहार है, वो भूमिहार को तोड़ लिया जाए, वो लोग 13वीं करवाया जाने लगा। महामहिम लोगों को भी बुलाया गया, महामहिम लोगों को भी किसी न किसी बहाने बुलाया गया वहाँ। लेकिन 10 सालों तक तब भी मैं कहा करता था कि बहुत स्वाभाविक है कि 10 सालों तक अगर आप 12 सालों से किसी की सेवा कर रहे हैं, अचानक कोई आता है जो हर बार कहीं ना कहीं नज़र आता है, इस बार आपके बीच में नज़र आकर वो आपको गरियाएगा तो जनता के मन में और सहानुभूति होगी। इसीलिए उस भाषा में मैंने कभी जवाब नहीं दिया जिस भाषा में वो लोग बात करते थे। और जनता ने, जब घोसी के मालिकों ने जवाब दे दिया तो मेरे लिए वो व्यक्ति अब कुछ है नहीं। वो मैं उनको इस लायक भी आज नहीं समझता कि उनके बारे में मैं चर्चा करूं। और आने वाले चुनाव में, 27 के चुनाव में, वो जोहराबाद की सीट भी हारेंगे। जोहराबाद हार जाएंगे? जैसे मैं घोसी के लिए बोल रहा था, मैं घोसी उपचुनाव में आपसे बोला, घोसी लोकसभा चुनाव में बोला, आज ही लिख कर रख लीजिए, जोहराबाद से भी हारेंगे। तो समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, समाजवादी पार्टी है, उनको तो कहते हैं ये ठाठ गाय हैं, इनके तो न दूध है न दही है इनके पास। भारतीय जनता पार्टी दुधारू गाय है। किसके लिए कहते हैं? ओम प्रकाश राजभर के लिए बोलते हैं। हम बोल रहे हैं, ओम प्रकाश जी कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी जो है ठाठ गाय है और भारतीय जनता पार्टी दुधारू गाय है। ये वो क्या है? वो क्या है? अब वो अपने को किस भाषा में समझते? हम क्या है तो जनता ने साबित कर दिया लोकसभा चुनाव में। सत्ता है भारतीय जनता पार्टी के पास तो दुधारू गाय है। वो अपने बारे में बताए ना कि वो क्या है। उस भाषा का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। नहीं, आप बताइए ना। आप लोगों को ठाठ गाय कहा जाता है कि कोई नहीं है, न दूध है न दही है, इनके पास कुछ है ही नहीं। तो भी का कटोरा लेकर घूमते फिरते हैं क्या? कोई डाल दे दादा, कोई इसमें डाल दे, इसमें डाल दे, इसमें डाल दे। जनता ने जवाब दे दिया है। जिस व्यक्ति का बड़े बोलेपन का जनता ने जवाब दे दिया है, न सिर्फ घोसी में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में, आज देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। उस व्यक्ति की ऐसे तैसे, अगर इन लोगों की दुकान इस भाषा पर चलती है ना, अगर नहीं बोलेंगे तो आप दिखाएंगे कैसे? आप उनसे किसी गंभीर मुद्दे पे आप बहस कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए अर्थव्यवस्था के बारे में, उनसे पूछ लीजिए उच्च शिक्षा के बारे में, उनसे पूछ लीजिए चिकित्सा के बारे में, उनसे पूछ लीजिए अंतर्राष्ट्रीय मायने पर। कुछ बोल नहीं पाएंगे, उठ पटांग बोलेंगे, आप लोग दिखाएंगे। उनके प्रत्याशी भी थे, आपको याद है। मऊ में मैं एम्स ले आऊँगा, मऊ में मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाऊंगा, मऊ में IIT लाऊंगा, मऊ में ये जिसको मानक भी नहीं पता हो, खाली नाम रट लिया हो, मानक भी नहीं पता हो। और मैं सबसे ज़्यादा दिखूंगा, कहीं नज़र आए? नज़र आते हैं कहीं? तो मैं, आप इतने देर तक चर्चा कर लिए, मैं उनको इस लायक भी नहीं समझता कि इतनी देर तक उनके ऊपर आप अपना टाइम खराब करें। चलिए ठीक है, आप अब चर्चा ही नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं, लायक नहीं है। लायक होते तो करता, लायक नहीं है इसके। कुंभ में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, स्नान करने कब जा रहे हैं आप लोग? स्नान धर्म जो है ना, आस्था का विषय है। मेरे आप दिल्ली वाले आवास में आएंगे, वहाँ भी राम मंदिर है। मेरे बेंगलोर आवास में भी राम मंदिर है। मेरे मऊ आवास में भी राम मंदिर है। जिस दिन मुझे जाना होगा, गाजा बाजा बजा के नहीं जाऊँगा, किसी से सर्टिफिकेट लेने नहीं जाऊँगा, किसी से पूछ कर नहीं जाऊँगा। वो मेरे और मेरे भगवान है, मेरे आस्था है, मेरे धर्म के बीच की बात है।
उसको दुकान बना कर नहीं भेजूंगा। दुकान बनाने वालों को भगवान श्री राम ने अयोध्या में जो हाल किया, अगर मैं दुकान बनाऊंगा तो वही भगवान राम मेरा भी हाल कर देंगे। तो ये दुकान आज जो कैबिनेट हुई है दुकानदारी थी? अच्छा बताइए, हाँ, ये क्या था? आप धर्म को धर्म के लिए इस्तेमाल करिए, वहां राजनीति का अखाड़ा क्यों बना रहे हैं? आप वहां कैबिनेट करके क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पद चिन्हों पर चलो ना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने वसूलों सिद्धांतों के लिए, राज धर्म के लिए, राज को ठोकर मार के जंगल चले गए थे। ये लोग सत्ता के लिए उन वसूलों सिद्धांतों को ठोकर मार दिए, तो रामचंद्र जी ने इनको अयोध्या से ठोकर मार दिया। कुछ तो सीखो। अखिलेश जी के एक बयान पे बड़ा नाराज रहते हैं लोग। कहते हैं कि उन्होंने अवधेश जी को कह दिया कि अयोध्या के राजा अवधेश। ये बड़ी चर्चा चल रही है आजकल, मिल्कीपुर का चुनाव चल रहा है। कौन नाराज रहता है? यही बीजेपी के लोग कहते हैं बहुत गलत बयानी कर देते हैं, अयोध्या के राजा अवधेश कह दिया उन्होंने। देखिए, भाषा बयान पर प्रवचन देने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। अरे जिसको जनता ने चुन लिया, जिसने जनता ने आपके ठेकेदारी को खत्म करके अपना प्रतिनिधि देश के सबसे बड़ी पंचायत में भेज दिया, और वो भगवान श्री राम का आशीर्वाद से ही हुआ, तो आपको क्यों पीड़ा हो रही है भैया? आपको क्यों पीड़ा हो रही है? अखिलेश जी के बयान से पीड़ा है उन लोगों को, उनके जीतने से थोड़े ना पीड़ा है। अखिलेश जी का खौफ इनके मन घुस गया है। अखिलेश जी से दहशत में है कि बीते 24 में ये हाल किया, 27 में पता नहीं क्या करेंगे। और इस तरह इनके दिमाग काम नहीं कर रहा है। जिस तरह से उपचुनावों में नंगा नाच किया, उस भ्रम में है कि वहां भी कर लेंगे। वो तंत्र लग गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहाँ के अधिकारियों की पोस्टिंग के बारे में पीडीए का एक आंकड़ा प्रस्तुत किया। वो पुलिस की भाषा देखिए, गलत आंकड़े भ्रमित। मैं चुनौती देता हूँ डीजीपी को, उत्तर प्रदेश पुलिस को, सही आंकड़े ला दो। अगर तुम्हारी हैसियत है, सरकार ने तुमको ताकत दे रखी है, तो सही आंकड़े दिखा दो जनता को। और अपनी तरफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले सबको बना दोगे। मेरिट पर होता है सिलेक्शन। क्या कहना चाहते हो? पीडीए के लोग मेरिट में नहीं आते हैं? मैं अब पूछ रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस से कि क्या कहना चाहते हो? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पोस्ट पर आपने कमेंट किया था कि पीडीए के लोग मेरिट में नहीं आते हैं? और मेरिट बनाने का क्राइटेरिया क्या है? कौन बनाता है क्राइटेरिया? आप ही सब सिलेक्शन करोगे। पुलिस को अपनी भाषा, अपनी मर्यादा सीमा में रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सबसे तीसरी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में जिस तरह से बयानबाजी लोग कर रहे हैं, फिर कह रहा हूं, चाहे पुलिस बल से इस तरह का कुकर्म करवाएं, चाहे अपने 2 रुपये के ट्रोल आर्मी से करवाएं, चाहे अपने कार्यकर्ताओं से करवाएं, अगर ये नहीं सुधरेंगे तो ये भस्मासुर की तरह एक दिन उन्हीं को खा जाएंगे। मिल्कीपुर जीत रहे हैं आप लोग? कोई शक है? आप एक तरफ कह रहे हैं कि बहुत जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं ना, तो जनता देख रही है ना। पुलिस जनता देख रही है ना, दूसरे से वोट डलवाए ले रहे हैं। जनता लेगी ना। इस बार हम लोग, पिछली बार 9 जगह था, इस बार 1 जगह है। हम लोग भी हमको भी अंदाजा नहीं था कि कोई इस हद तक गिर सकता है लोकसभा चुनाव जीतने के लिए, लोकतंत्र का हत्या करने के लिए। हमें नहीं अंदाजा था। हम लोग तो साफ सुथरी राजनीति में यकीन करने वाले हैं, हमें नहीं अंदाजा था। तो चुनाव जीतेंगे, आपकी क्या करेंगे भाई? आप लोग यही तो जानना चाह रहे हैं कि क्या करेंगे। अखिलेश जी ने तो ना हम करेंगे ना वो करेंगे, जो करना होगा जनता करेगी। जनता ने जो लोकसभा चुनाव में फैसला सुनाया था, वही मिल्कीपुर के उपचुनाव में भी करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजीव राय जी थे हमारे साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं मिल्कीपुर की सीट को लेकर, और उनका यही साफ तौर पर कहना है कि जनता जो है वो इस बार भी समाजवादी पार्टी को वहां से जिताने का काम करेगी। तब तक के लिए नमस्कार।